Hello students, now today we are going to discuss review of university question paper. So student, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये जो क्वेश्चन पेपर है बीटेक सेकंड सेमेस्टर एग्जाम का 2023 का पेपर है। और स्टूडेंट जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों में क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। अब हम इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पर पार्ट 3 होते हैं। एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और इसमें पार्ट सी होता है। तो इसमें पार्ट ए की बात करते हैं हम, तो पार्ट ए में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को हमको कंपलसरी करना होता है और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 7 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस को करना होता है। और ये चूंकि पार्ट बी जो होता है स्टूडेंट ये ऑप्शनल होता है क्योंकि इसमें से 7 में से हमको कोई 5 क्वेश्चंस को करना होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो रहता है इसका 4 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो पार्ट सी होता है। और ये जो पार्ट सी है ये पार्ट ए और पार्ट बी से ज़्यादा मार्क्स का होता है। और पार्ट सी में जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 5 होते हैं और 5 में से हमें कितने करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर का जस्ट ये बता देता हूँ कि ये पार्ट ए है। पार्ट ए में आपके पास ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, इसको हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट बी है। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं ये कितने मार्क्स के हैं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने करना होते हैं, हमें 5 करना होते हैं, 7 में से 5 करना होते हैं। और उसके बाद पार्ट सी है। पार्ट सी में हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं और टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे पार्ट ए से। तो पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन। सो स्टीम टरबाइन के टाइप्स कितने होते हैं वो हमें डिस्कस करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो हम बात करते हैं स्टीम टरबाइन की। सो स्टूडेंट, स्टीम टरबाइन एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम बात करें किसकी, स्टीम टरबाइन। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर स्टीम टरबाइन। अगर स्टीम टरबाइन की बात करें तो स्टीम टरबाइन इज ए प्राइम मूवर इन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड लेटर इन इट्स टर्न इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो वो होता है आपका स्टीम टरबाइन। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें स्टीम टरबाइन, तो स्टीम टरबाइन क्या होता है, और स्टीम टरबाइन which extract energy from the moving steam and converted it into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स कॉल्ड स्टीम टरबाइन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। सो स्टीम टरबाइन क्या होता है, स्टीम टरबाइन विच एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम मूविंग स्टीम एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट्स कॉल्ड स्टीम टरबाइन। अब हम स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन। सो टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन, तो स्टीम टरबाइन को कितने टाइप की स्टीम टरबाइन होती है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, बेस्ड ऑन एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, तो उसमें होता है आपका इम्पल्स टरबाइन
और दूसरा होता है आपका रिएक्शन टरबाइन। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूं इम्पल्स टरबाइन, तो इम्पल्स टरबाइन एक्चुअल में होता क्या है? इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है? तो इम्पल्स टरबाइन होता है कि इफ द स्टीम अवेलेबल एट द इनलेट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? इफ द स्टीम अवेलेबल एट द इनलेट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, सो दैट टरबाइन इज कॉल्ड इम्पल्स टरबाइन। और अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की, इफ द स्टीम अवेलेबल at the inlet has kinetic energy as well as pressure energy, so it's called reaction turbine. Okay, तो पहला टाइप क्या हुआ? बेस्ड ऑन एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, इम्पल्स और रिएक्शन। और दूसरा जो टाइप है स्टीम टरबाइन का वो है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, तो एक होता है आपका एक्सियल फ्लो और दूसरा होता है आपका रेडियल फ्लो। ठीक है, एक्सियल फ्लो रेडियल फ्लो क्या होता है कि मान लो आपका ये टरबाइन है, इसमें जो स्टीम का फ्लो वो एक्सियल ही हो, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सियल फ्लो। और रेडियल फ्लो का मतलब होता है कि ये आपकी टरबाइन है, यहां से फ्लो हो और यहां से आउट हो, तो ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या होगा? आपका रेडियल फ्लो टरबाइन। अब हम बात करें तीसरे क्लासिफिकेशन की या तीसरे टाइप की, तो वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम। सो अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। एक होती है कंडेंसिंग स्टीम, कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन, और दूसरा हो सकता है आपका नॉन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन। कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन से मतलब ये है कि स्टीम जब टरबाइन से पास होकर वापस स्टीम से वो वाटर में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए हमें कंडेंस करना पड़ता है। तो वो टरबाइन कौन सी होगी? आपकी कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन। मीन्स आपको स्टीम से उसको वाटर में कन्वर्ट करना हो और वाटर से वापस फर्दर उस साइकिल में हम उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो टरबाइन कौन सी होती है? आपकी कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन। और नॉन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन का मतलब ये होता है कि स्टीम टरबाइन से पास होकर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, उसको हम कंडेंस नहीं करते, तो वो कौन सी टरबाइन होती है? नॉन कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन। और फोर्थ टाइप जो स्टीम टरबाइन का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम। तो स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक अथवा हाई प्रेशर टरबाइन, एक होता है आपका मीडियम प्रेशर टरबाइन, और तीसरा होता है आपका लो प्रेशर टरबाइन। और एक टाइप और होता है इसका अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेज में क्या होता है आपका? सिंगल स्टेज टरबाइन, और सेकंड होता है आपका मल्टी स्टेज टरबाइन। सो स्टूडेंट, सिंगल स्टेज टरबाइन में क्या होता है? जो अरेंजमेंट ऑफ टरबाइन का होता है तो वो सिंगल स्टेज में होता है, तो एक ही टरबाइन होती है। और मल्टी स्टेज
टरबाइन में क्या होता है कि नंबर ऑफ टरबाइंस एक या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो उसको बोलोगे हम मल्टी स्टेज टरबाइन। तो इस तरह हमने इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टीम टरबाइन के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स हमने कितने टाइप से करे, बेस्ड ऑन अवेलेबल एनर्जी, फिर बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो और अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्राइमिंग इन पंप एंड हाउ इट इज डन। प्राइमिंग पंप में होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट, ये हमारा एक डायग्राम है पंप का। अब ये जो पंप है, क्योंकि स्टूडेंट ये पंप है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमिंग की जो प्रोसेस होती है जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही होती है, किसी दूसरे पंप में नहीं होती है। और क्यों होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो प्राइमिंग की प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, प्राइमिंग मीन्स व्हाट। तो प्राइमिंग के केस में ये होता है कि आपके पंप के अंदर कोई एयर हो, अगर एयर इंटरप्ट कर जाए तो उस एयर को हमें क्या करना होता है, बाहर आउट करनी होती है। तो एयर को बाहर आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं। और लिक्विड क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर को ही हमें सक्शन पाइप से डिलीवरी पाइप की ओर भेजा जाता है। तो इसमें हमको, क्योंकि वाटर यहाँ से लिफ्ट होकर यहीं पर जाता है डिलीवरी पाइप की ओर, सो हमें क्या करना होता है, इसमें सक्शन पाइप, केजिंग में आपका जो इम्पेलर, आई, और डिलीवरी पाइप में जो आपका डिलीवरी वॉल तक। तो डिलीवरी वॉल तक आपको लिक्विड मीन्स वाटर को क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। जब वाटर को आप फिलअप कर दोगे तो आपकी जो एयर क्या होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप पंप को स्टार्ट करोगे तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर काम करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के काम होने के बाद ये सेंट्रीफ्यूगल पंप इजीली वर्क कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, प्राइमिंग प्रोसेस, जो पंप को स्टार्ट करने के पहले की जाती है। अब स्टूडेंट, प्राइमिंग के दो टाइप हो सकते हैं, मैनुअल प्राइमिंग और एक होता है वैक्यूम प्राइमिंग। मैनुअल प्राइमिंग तो जैसे मैंने आपको जो बताया कंसेप्ट वही है। तो मैनुअल प्राइमिंग में हम उसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं हम प्राइमिंग वॉल्व। इस प्राइमिंग वॉल्व को ओपन करके यहाँ पर इसको वाटर से फिलअप किया जाता है। वाटर से फिलअप किया जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम वाटर को फिलअप करते हैं तो ये वाटर फुटबॉल के जस्ट ऊपर, मतलब सक्शन पाइप इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ से वाटर जो आपका है आपके डिलीवरी पाइप के नीचे जो डिलीवरी वॉल, उसके अप टू यहाँ तक ये क्या होगा, वाटर फिलअप हो जाएगा। अब ये वाटर फिलअप हो गया, उसके बाद आप जब मोटर को स्टार्ट करते हो तो डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण, डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले क्या थी, एयर थी, तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर इसकी डेंसिटी है और उसके बेस पर अगर हम यहाँ पर इसको पंप को स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा कि एयर की डेंसिटी कम होने के कारण ये पंप काम नहीं कर पाएगा। कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कर पाएगा मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी कितनी, क्योंकि जनरली इसको लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको एयर के लिए तो यूज़ करेंगे नहीं। अगर इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं मास है। तो मास के कारण क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा और उसके कारण क्या होगा कि ये जो आपका वाटर है वो सम, जो कि बोलते हैं ना वाटर टैंक से सक्शन पाइप के थ्रू डिलीवरी पाइप तक इजीली पहुंच पाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, ये होती है आपकी मैनुअल प्राइमिंग। तो मैनुअल प्राइमिंग क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद है दूसरा वैक्यूम पंप प्राइमिंग। अब स्टूडेंट, वैक्यूम पंप प्राइमिंग में क्या होता है कि जो हमने अभी यहाँ पर वाटर फिलअप किया था, ठीक है, वाटर फिलअप किया था। अब जो मैनुअल प्राइमिंग में था हम वाटर फिलअप करके उसको हम प्राइमिंग की प्रोसेस करते हैं, लेकिन वैक्यूम पंप प्राइमिंग में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको वाटर फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये आपका एक पंप यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोई वैक्यूम पंप होता है, और उसको हम अटैचमेंट किससे होता है, डिलीवरी वॉल से। तो डिलीवरी वॉल से इस पंप के अटैचमेंट कर देता है ताकि ये एयर को क्या करता है, सक कर लेता है और पूरी तरह से इस जो केजिंग के अंदर और सक्शन पाइप के अंदर और जो डिलीवरी वॉल के पहले जितने भी एयर को ये रिमूव कर देता है और बाहर आउट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो एयर है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एयर से ये फ्री हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ से एयर से फ्री होने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा और उसके साथ यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। तो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर के डिफरेंस के कारण ये आपका जो
वाटर है वो सक्शन पाइप से होते हुए डिलीवरी पाइप की ओर इजीली पहुंच पाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है आपकी? वैक्यूम पंप प्राइमिंग। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइमिंग का कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल गया है। सो पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप एंड इंजेक्टर इन अ डीजल इंजन। सो डीजल इंजन में फ्यूल पंप और इंजेक्टर का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल पंप। तो ये है आपका फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप क्या करता है? द फ्यूल पंप्स मेन फंक्शन इज टू ड्रॉ डीजल फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक and pressurize it to level suitable for injection into the engine cylinder। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो इंजन सिलेंडर के ब्लॉक के साइड में एक डिवाइस लगा होता है उसको बोलते हैं हम फ्यूल पंप। और उसका मेन काम क्या होता है कि आपके फ्यूल टैंक की अगर बात करें डीजल इंजन में, तो डीजल इंजन में फ्यूल क्या होता है? डीजल होता है। तो उस डीजल को पंप करके वो इंजन सिलेंडर के अंदर जो कंबशन चेंबर है वहाँ पर भेजता है ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से बर्निंग हो। और उसके साथ साथ में ये जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है। तो ये फ्यूल पंप का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं इंजेक्टर। तो स्टूडेंट इंजेक्टर होता क्या है? तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका एक इंजन सिलेंडर है इस तरह से। अब स्टूडेंट जैसे कि हम 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन, जो भी इंजन में अगर हम बात करें, अगर डीजल इंजन की बात करते हैं तो जैसे कि अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे हम इंजेक्टर का यूज़ करते हैं। और इंजेक्टर का मेन काम क्या होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि डीजल इंजन में हमेशा जो फ्यूल और एयर का रेशो होता है उसमें एयर का रेशो मतलब एयर का क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है। तो स्वाभाविक है कि इसमें एयर का क्या होता है? ऑटोमाइजेशन होता है और एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे या ड्रॉपलेट के फॉर्म में उसको कंबशन चैम्बर के अंदर भेजता है ताकि इसमें एयर और फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर हो सके और उसके थ्रू ये काम कर सके। तो ये इंजेक्टर का मेन फंक्शन होता है। तो इंजेक्टर का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन इंजेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑटोमाइज फ्यूल डायरेक्ट इनटू द कंबशन चेंबर। ऑटोमाइज का मतलब क्या होता है? एक स्प्रे या एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में फ्यूल को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? कंबशन चेंबर के अंदर। तो ये होता है आपका इंजेक्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको फ्यूल पंप और इंजेक्टर यहाँ पर क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट पार्ट ए का अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन स्क्वेंजिंग इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में स्क्वेंजिंग क्या होता है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं तो आपको हो सकता है क्लियर तरीके से समझ में आए। सो ये आपका डायग्राम है। ये डायग्राम है आपका 2 स्ट्रोक इंजन का। अब स्टूडेंट मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि स्क्वेंजिंग एक्चुअल में होता क्या है। स्क्वेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर। ठीक है। सो स्क्वेंजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमें क्या करना होता है? एग्जॉस्ट गैसेस को इंजन सिलेंडर से बाहर करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्वेंजिंग। अब स्टूडेंट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्क्वेंजिंग की जो प्रोसेस होती है ना 4 स्ट्रोक इंजन में भी होती है और 2 स्ट्रोक इंजन में भी होती है। बट हमारे जो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा गया है कि स्क्वेंजिंग की प्रोसेस 2 स्ट्रोक इंजन में कैसी होती है। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में तो स्टूडेंट आपके कितने होते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में आपका सक्शन होता है, फिर आपका कंप्रेशन होता है, आपका पावर होता है और आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है। तो 4 स्ट्रोक में एक इंडिविजुअल स्ट्रोक होता है और इंडिविजुअल स्ट्रोक में आपके सारे काम होते हैं। बट 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं है। इसमें हमारे हर एक प्रोसेस के लिए कोई इंडिविजुअल स्ट्रोक नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस 2 स्ट्रोक इंजन में जैसे कि आपका इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये आपका ट्रांसपोर्ट पोर्ट है। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि जब पिस्टन आपके बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर आता है तो आप क्या देख रहे हो कि क्रेंक के हाफ रिवॉल्यूशन में जब क्रेंक बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे आता है तो यहाँ पर सक्शन भी हो रहा है और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग सेकंड स्ट्रोक मतलब क्रेंक का जो रिमेनिंग हाफ रिवॉल्यूशन, जब क्रेंक आपकी मतलब पिस्टन आपका
टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो इस दौरान हमें पावर भी मिलता है और आपका एग्जॉस्ट भी मिलता है। तो पावर तो आपका मिलेगा क्योंकि आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्यूल कंप्रेस होने के बाद जो बर्न हो चुका है, बर्न होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक मोशन मिल रहा है, एक पावर मिल रहा है। पावर तो मिल रहा है, अब बर्न गैसेस जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस है और वेस्ट गैसेस है, इसको बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जॉस्ट पोर्ट तो उस समय खुला रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन में आपका इंडिविजुअल एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ में ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट है ना, वो भी क्या होता है, ओपन होता है। और ट्रांसपोर्ट पोर्ट किस लिए यूज होता है, क्योंकि जब ये आपका जो इनलेट पोर्ट जब इस स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक में खुला हुआ था तो यहाँ से क्या हो गई, आपकी फ्रेश एयर आके ट्रांसपोर्ट पोर्ट से होके यहाँ पे चली गई। उसके बाद में जब ये ऊपर से नीचे आया तो इसके साथ में क्या हो गई, ये फ्रेश एयर है ना, वो आपके बर्न फ्यूल से भी क्या होते हैं, मिक्स होके एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चले जाती है। तो इन शॉर्ट आप यूं बोल सकते हो कि इसमें जो अनबर्न गैसेस है या अनबर्न फ्यूल है वो भी बर्न फ्यूल के साथ बाहर चले जाता है। तो ये इसमें जो स्क्वेंजिंग की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी पुअर होती है। तो इसको कंप्लीट स्क्वेंजिंग प्रोसेस बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 स्टेप्स करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्रॉस फ्लो स्क्वेंजिंग होती है। दूसरा होता है आपका यूनिफ्लो होता है। और थर्ड होता है आपका लूप फ्लो। ये 3 तरह की स्क्वेंजिंग प्रोसेस की जाती है इसको एक अच्छी स्क्वेंजिंग प्रोसेस बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होती है 2 स्ट्रोक इंजन में ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड आल्सो लिस्ट फ्यू ऑफ द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग। सो हमें रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको डिस्कस करना है और उसके साथ साथ में उसके कुछ रेफ्रिजरेंट के नाम बताना है जो एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है, तो रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है या एक तरह से बोल सकते हैं हीट कैरिंग मीडियम होता है, ठीक है। या उसको दूसरी तरह से अगर मैं समझाना चाहूँ तो इट्स अ लो बॉइलिंग फ्लूइड which absorb heat from cold body and convert into vapor, and this vapor reject heat into surrounding with the help of pump or compressor। तो ये इसका एक डेफिनेशन होता है इसका रेफ्रिजरेंट का। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर हाई COP। तो स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाई COP मतलब इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करो तो उसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसकी जो COP हो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो, दैट मीन्स उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो वो बहुत ज़्यादा हो। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी वो है लो बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट लो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ना वो लिक्विड से वेपर कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो फेस को चेंज कर सके। अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लो मेरे पास ये रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर में ये है आपका एवोपरेटर, फिर ये है आपका कंप्रेसर, फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गए ये हो गया आपका कंडेंसर और ये एक्सपांसन वाल्व, जैसे कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम है। अब ये एवोपरेटर में क्या होता है, जैसे कि ये पूरी साइकिल में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है आपका फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द साइकिल। रेफ्रिजरेंट यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा फ्लो कर रहा है। तो आप एक चीज़ देखते हो कि एवोपरेटर कॉइल्स में हम कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कि आपका बोले वेजिटेबल्स हुआ, फिर आपका मिल्क हुआ। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है उसमें से हीट को क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है एंड अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखते हो कि यहाँ पर जो उसका प्रेशर होता है कितना लो प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में होता है, लो प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब वो हीट को लेता है तो लो प्रेशर लिक्विड से वो किस में हो जाता है, लो प्रेशर वेपर में हो जाता है। तो इन शॉर्ट कि वो लिक्विड से वेपर आने के लिए जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो लो होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि लो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हाई COP और लो बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है इसका जो वॉल्यूम है,
लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो रेफ्रिजरेंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसके साथ नॉन कोरोसिव का मतलब ये है कि जब रेफ्रिजरेंट आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर थ्रू आउट पूरे पार्ट्स पर क्या करता है, हर एक पार्ट्स के अंदर फ्लो करता है, तो कुछ मेटालिक बॉडी भी होती है जो उसके कांटेक्ट में आती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट एक अपने आप में केमिकल कंपोजिशन होता है, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आए तो उसमें कोरोसिवनेस नहीं होना चाहिए, तो वो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो नॉन कोरोसिव हो। उसके साथ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि वो फेस को बहुत जल्दी चेंज कर सके। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब सेम टेम्परेचर पे वो फेस को चेंज कर सके, मतलब गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। उसके बाद होती है आपकी नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब ये होना चाहिए कि अगर रेफ्रिजरेटर में से कोई रेफ्रिजरेंट लीक भी हो जाए ना, तो वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना करे, तो वो क्या होना चाहिए आपका, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रेफ्रिजरेंट आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली, ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनिंग में यूज़ होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, तो पहली बात करता हूँ R12, ये भी एक रेफ्रिजरेंट है। इसको फ्रियॉन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हम एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग दैट मीन्स AC, जो हमारे घरों में AC होता है वहाँ पे भी उस तरह के रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं R134A। R134A का मतलब होता है टेट्राफ्लोरोएथेन। तो ये कुछ रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं हम AC के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, टेट्राफ्लोरोएथेन। उसके बाद में होता है आपका एक रेफ्रिजरेंट ये भी यूज़ करते हैं 123YF। 123YF ये एक रेफ्रिजरेंट होता है, इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरोप्रोपेन। ये कुछ रेफ्रिजरेंट है जो जनरली हम एयर कंडीशनिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको यहाँ पे अभी क्लियर है। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का 6 नंबर का क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोप ड्राइव एज कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव। सो बेल्ट ड्राइव के कंपेयर में रोप ड्राइव के एडवांटेजेस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव दोनों ही पावर ट्रांसमिशन के डिवाइस है, जिसके थ्रू हमें क्या करना होता है, पावर को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रोप ड्राइव एज कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव। तो फर्स्ट एडवांटेज अगर हम देखते हैं, सो इट हैज़ हायर इफिशिएंसी देन बेल्ट ड्राइव। अगर बेल्ट ड्राइव की इफिशिएंसी की बात करें तो उससे रोप ड्राइव की इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और सेकंड पॉइंट, इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी देन बेल्ट ड्राइव। अगर हम बेल्ट ड्राइव की बात करें तो बेल्ट ड्राइव में जो शॉक एब्जॉर्बिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। और अगर हम बात करें रोप ड्राइव तो इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, और उसके साथ ये मोर फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये दूसरा एडवांटेजेस है। और तीसरा एडवांटेज अगर इसका हम कंपेयर करें तो रोप ड्राइव कैन बी यूज मोर डिस्टेंस एज बेल्ट ड्राइव ऑफ ओनली यूज इन लिमिटेड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, ये चीज़ तो आपने कहीं पहाड़ी एरिया में भी देखी होगी जहाँ पे हम रोपवे का यूज़ करते हैं। तो रोपवे के कारण क्या होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर इतनी डिस्टेंस पे भी हम पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं रोप ड्राइव के कंपेयर में। बट अगर हम बात करें बेल्ट ड्राइव, तो बेल्ट ड्राइव में कुछ मीटर के फॉर्म में होती है, 10 मीटर 20 मीटर 40 मीटर इतनी डिस्टेंस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पावर का ट्रांसमिशन अगर ज़्यादा करना हो, लंबे डिस्टेंस पे करना हो तो हम रोप ड्राइव का यूज़ करते हैं, और लिमिटेड डिस्टेंस पे करना हो तो हम बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, रोप ड्राइव स्लीपिंग इज लेस कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। अब चूंकि स्टूडेंट बेल्ट ड्राइव में स्लीप की प्रॉब्लम काफ़ी आती है, तो कई बार क्या होता है कि स्लीप के कारण हमको हमारा जो ट्रांसमिशन का काम रोकना पड़ता है और उसको मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। बट अगर हम रोप ड्राइव की बात करें तो रोप ड्राइव में
लंबे समय तक इसमें स्लिपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लास्ट एडवांटेज है इसका कि रोप ड्राई आर मोर ड्यूरेबल देन बेल्ट ड्राई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लंबे समय तक चलता है, तो ड्यूरेबिलिटी भी अगर देखें तो रोप ड्राई की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली बेल्ट ड्राई की। तो ये इस तरह से इसके एडवांटेज है। और उसको हम जो कंपेयर करते हैं इसके बेल्ट ड्राई, तो बेल्ट ड्राई के कंपेयर में रोप ड्राई आपका रोप ड्राई का जो पावर ट्रांसमिशन है वो बेटर माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का 7th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। एनुमरेट द वेरियस जोन इन क्यूपोला फर्नेसेस। सो क्यूपोला फर्नेस में कौन कौन से जोन होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा क्यूपोला फर्नेस है। अब इसको क्यूपोला फर्नेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो टॉप मोस्ट वाला जो शेप है वो ट्रायंगुलर टाइप का होता है, तो इस शेप के कारण इसको क्या बोला जाता है? क्यूपोला बोला जाता है। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम वेरियस जोन के बारे में अगर इसकी स्टडी करें तो उससे पहले हमें ये देखना होता है कि क्यूपोला फर्नेस से हमें मिलता क्या है। क्यूपोला फर्नेस से हमें मिलता है मोल्टन मेटल। अब स्टूडेंट, मोल्टन मेटल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो जनरली मोल्टन मेटल का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम कास्टिंग की प्रोसेस करते हैं। क्योंकि जब हम पैटर्न से मोल्ड कैविटी बनाते हैं और मोल्ड कैविटी बनाने के बाद हमें मोल्टन मेटल को पोर करना होता है, तो मोल्टन मेटल को पोर करने के लिए जो मेटल की ज़रूरत पड़ती है उस मेटल को क्या बोलते हैं? उस मेटल को बोलते हैं मोल्टन मेटल। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि मोल्टन मेटल बनता कैसे है? तो मोल्टन मेटल बनाने के लिए ये जो प्रोसेस है आपकी क्यूपोला फर्नेस, इसमें जनरली हम जो मोल्टन मेटल बनाते हैं वो बनाते हैं कास्ट आयरन का मोल्टन मेटल। अब इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो कुछ जोन्स हैं, अब उस जोन से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ चार्ज करते हैं चार्जिंग डोर से। तो चार्जिंग डोर से हम चार्ज करते हैं, एक होता है हमारे पास लाइमस्टोन, एक होता है हमारे पास कोक, और दूसरा होता है पिग आयरन एंड स्क्रैप। पिग आयरन का स्क्रैप बोल सकते हो। या जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने के दौरान कंप्लीट कास्टिंग करने के जब कुछ डिफेक्टिव पीस भी आते हैं तो उस डिफेक्टिव पीस का स्क्रैप भी हम इसमें डालते हैं। अब ये जनरली आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है स्मॉल ब्लैक साइज का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कोक। और इसके ऊपर जो दिख रहा है हमारे पास ये है हमारा लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन के ऊपर दिख रखा है ये हमारा है पिग आयरन या वेस्ट मटेरियल। फिर वापस से कोक, फिर आपका लाइमस्टोन, फिर आपका पिग आयरन स्क्रैप। ठीक है। तो इस तरह इनके कॉम्बिनेशंस को हम चार्जिंग डोर से इंसर्ट करते हैं फर्नेस के अंदर। अब स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है आपका ट्रियर। ट्रियर का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ ऐसी प्लेट्स लगी होती है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर कुछ प्लेट्स लगी होती है। उस प्लेट्स पे क्या होते हैं? होल होते हैं। अब स्टूडेंट, ये होल इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जब हम इसके इनसाइड फर्नेस के अंदर जब हम इसका कंबशन करें तो हमको उसमें ऑक्सीजन भी मिलती रहे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तभी एक प्रॉपर कंबशन हो पाएगा। क्योंकि हमको क्या बनाना है? मोल्टन मेटल बनाना है। तो मोल्टन मेटल बनाने के लिए हमको ये चीज़ करनी पड़ती है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम वेरियस जोन के बारे में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर कई जोन है। देखिए, जैसे कि मैं फर्स्ट बताता हूँ कि ये तो आपका जो बॉटम साइड में दे रखा है स्टैंड के पहले, इसको बोलते हो आप क्रूसिबल जोन। तो क्रूसिबल जोन क्या होता है? इट इज अ बिटवीन टॉप ऑफ द सैंड बेड एंड बॉटम ऑफ ट्रियर। तो ये टॉप ऑफ सैंड बेड और बॉटम ऑफ ट्रियर, तो ये जो जोन होता है इसको क्या बोलते हैं आप? क्रूसिबल जोन। तो इसी जोन से क्या होता है, मतलब यहाँ से ये आपका जो पाथ दिख रहा है यहाँ से मोल्टन मेटल भी क्या होता है? कलेक्ट होता है, और जो इम्प्योरिटीज होती है आयरन की वो स्लेग के फॉर्म में होती है, इसको हम अलग तरीके से इस जोन से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। बट हमारा मेन कलेक्शन किसका होता है? मोल्टन मेटल का होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कई जोन है। तो देखिए, एक तो है होता है आपका ये जोन होता है आपका क्रूसिबल जोन। तो ये जो जोन दिख रहा है इसको बोलोगे आप क्रूसिबल जोन। तो ये क्रूसिबल जोन इट इज अ बिटवीन टॉप ऑफ द सैंड बेड एंड बॉटम ऑफ ट्रियर। और उसके ऊपर जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं वेल जोन। वेल जोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका सारा मोल्टन मेटल क्या होता है? कलेक्ट होकर एक जगह पर आ जाता है। तो इस जोन को क्या बोलोगे आप? वेल जोन बोलोगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है ये होता है आपका कम्बिशन जोन। कम्बिशन जोन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसकी कम्बिशन होती है। तो कम्बिशन के लिए आपका किसका यूज होता है? लाइमस्टोन का यूज होता है,
कोक का यूज होता है, और पिग आयरन स्क्रैप और डिफेक्टिव पीस, इनका पूरा कॉम्बिनेशन मिला के हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। तो देखिए, तो कंबशन जोन में क्या है, इट इज सिचुएटेड नॉर्मली 150 to 300 mm अबाउ द टॉप ऑफ ट्रूअर। तो ट्रूअर से 300 mm तक के डिस्टेंस पर, 150 से लेकर 300 mm तक के डिस्टेंस पर जो जोन होता है इसको बोलते हैं कंबशन जोन। अब स्टूडेंट कंबशन जोन में हमारे पास कुछ रिएक्शंस होती है, तो वो रिएक्शंस को हम यहाँ पर देखते हैं। एक होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मतलब आपका कोक प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस हीट डेवलप होती है। उसके बाद भी सेकंड रिएक्शन यहाँ पर कुछ सिलिकॉन भी होता है, तो सिलिकॉन वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हीट को डेवलप करते हैं। और उसके बाद में मैग्नीज और प्लस ऑक्सीजन, इनका भी कॉम्बिनेशन होकर मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस हीट को डेवलप करते हैं। और यहाँ पर चूंकि पिग आयरन का यूज़ कर रहे हैं, और पिग आयरन हम जानते हैं कि ये एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है, कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है, तो स्क्रैप होता है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आयरन ऑक्साइड और हीट को डेवलप करते हैं। तो ये जोन कौन सा होता है आपका स्टूडेंट, कंबशन जोन। तो इसको हमने यहाँ पर समझा है कंबशन जोन। और इसके ऊपर वाला जो जोन है वो है रिड्यूसिंग जोन। तो दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द कंबशन जोन एंड एक्सटेंड अप टू टॉप ऑफ कोक बेड। ठीक है, एक तो कोक बेड के टॉप से होता है और कंबशन जोन के ऊपर होता है, तो इस जोन को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग जोन। और स्टूडेंट रिड्यूसिंग जोन में क्या होती है, हमारे यहाँ पर हीट का क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन होता है। ठीक है, दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द कंबशन जोन एंड एक्सटेंड अप टू टॉप ऑफ कोक बेड। अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस कोक, तो इसका रिएक्शन होकर केमिकल रिएक्शन क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीट का इसमें रिडक्शन होता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो इसमें हीट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो एक्चुअल टेम्परेचर उससे उसमें हीट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल टेम्परेचर उससे वो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हीट का क्या हो रहा है, एक तरह से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मेल्टिंग जोन। अब स्टूडेंट मेल्टिंग जोन जिसमें क्या होता है कि आपका जो जितने भी स्क्रैप है, आपका डिफेक्टिव पीस है, फिर आपका मटेरियल है, तो इस दौरान क्या होता है, इसमें मेल्टिंग पोजीशन में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग जोन। तो मेल्टिंग जोन को अगर हम बात करें, दिस जोन स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द कोक बेड एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 900 mm। ठीक है, और 900 mm के एक्सटेंड तक इसकी हाइट होती है। अब इस मेल्टिंग जोन में जनरली हमारा मेन काम क्या होता है, पिग आयरन, दैट मीन्स F3Fe आयरन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये जो आपका रिड्यूसिंग जोन से जस्ट ऊपर वाला, तो इसको क्या बोलोगे, मेल्टिंग जोन। क्योंकि रिड्यूसिंग जोन में आपका क्या बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड और माइनस हीट, मतलब हीट का रिडक्शन हुआ, फिर फर्दर यहाँ पे हीट का रिडक्शन हुआ, फिर आप हीट उसमें और डेवलप करते हो, तो आयरन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या बनाता है, आयरन कार्बाइड और प्लस CO2। तो ये जोन कौन सा हुआ आपका स्टूडेंट, मेल्टिंग जोन। अब उसके बाद मेल्टिंग जोन के ऊपर होता है आपका प्री हीटिंग जोन। अब मेल्टिंग जोन से जस्ट ऊपर और चार्जिंग डोर से जस्ट नीचे वाला जो डोर होता है, जो मतलब जोन होता है, उसको बोलते हैं हम प्री हीटिंग जोन। अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ कि जब हम इसका कंबशन जोन में जब इसका कंबशन करते हैं सारे मटेरियल्स का, तो उसका अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर होता है 1500 से लेकर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये ऊपर जाते जाते ऊपर प्री हीटिंग जोन में जब ये चार्ज, मतलब जैसे हम डोर से, मतलब एक डोर, चार्जिंग डोर का मतलब ये होता है कि एक इसमें लेबर होता है, वो हर एक बल क्या करता है, इन मटेरियल्स को डोर के थ्रू इंसर्ट करते रहता है इसके अंदर, फर्नेस के अंदर। तो जब ये नीचे से जलते जलते ऊपर तक जाता है तो इसकी हीट में क्या होती है, कमी आ जाती है। तो प्री हीटिंग जोन में जो स्टूडेंट हीटअप जो होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द मेल्टिंग जोन एंड एक्सटेंड अप टू चार्जिंग जोन। तो इसकी जो हीटिंग टेम्परेचर जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है अप्रॉक्सीमेट 1093। तो जहाँ 1600 से 1800 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जब इसका स्टार्टिंग में होता है तो इसका स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है 1093 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर इसका पहले से क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो क्योंकि जब जैसे आप डालते हो, तो जैसे डालोगे तो ये इसका मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी हीट है, वो जैसे आप इसको डालोगे तो इसी पर्टिकुलर प्री हीट मतलब टेम्परेचर पर इसका प्री हीटिंग हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 1093 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट इससे ऊपर वाला जो जोन दिखता है, अब देखिए, अब जब कंबशन होगा तो नीचे से हीट डेवलप होके ये ऊपर जाती रहेगी, इस जगह पे जाती रहेगी। तो ये जो क्यूपोला जो शेप दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, चार्जिंग जो भी चार्ज होगा ना, इसको क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अरेस्टिंग जोन। और इस अरेस्टिंग जोन को हम बोलते हैं स्ट्रेक जोन। कौन सा जोन बोलते हैं इसको स्टूडेंट, स्ट्रेक जोन। क्यों, इट स्टार्ट फ्रॉम चार्जिंग जोन एंड एक्सटेंड अप टू क्यूपोला।
मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिक जोन। मतलब जो भी आपके चार्ज होते हैं, जो भी आपके स्पार्क होते हैं, इसको ये क्या होता है अपने से ऊपर नहीं जाने देता, यहाँ पर वो क्या कर देता है अरेस्ट कर लेता है, ताकि हम इसकी हीट का यूटिलाइजेशन वापस हम कर सके। और उसके बाद में फिर जो फर्दर जो बर्न गैसेस हैं, जो वेस्ट गैसेस है, फिर उसको यहाँ से एक पाथ मिलता है, वो यहाँ से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से ये आपके जोन हो गए। तो कौन कौन से जोन हो गए? एक हो गया आपका ये कॉम्बिशन जोन, एक हो गया रिड्यूसिंग जोन, एक हो गया मेल्टिंग जोन, एक हो गया प्री हीटिंग जोन, और एक हो गया आपका स्ट्रेक जोन। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में सारे जोन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का 8 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। सो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होता है वो एक तरह से गैस वेल्डिंग होता है। सो अगर हम बात करें गैस वेल्डिंग की, तो गैस वेल्डिंग इज अ फ्यूजन प्रोसेस इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ गैस कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, and create hot flame by some chemical reaction. Clear? And this hot flame is basically used for welding purpose. So this welding is called gas welding. Clear? So and gas welding होता क्या है? ये एक फ्यूजन प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का गैस कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हॉट फ्लेम को क्रिएट करता है या डेवलप करता है। और यही हॉट फ्लेम हम वेल्डिंग के पर्पस में यूज करते हैं। तो इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गैस वेल्डिंग बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इस गैस वेल्डिंग में 3 तरह की फ्लेम्स जनरेट होती है। तो वो 3 फ्लेम्स कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और एक होती है आपकी 3rd नंबर की जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है स्टूडेंट। सो हमारे पास 3 टाइप्स की फ्लेम होती है। एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम। सो अगर मैं बात करूं न्यूट्रल फ्लेम, तो न्यूट्रल फ्लेम की अगर बात करूं तो न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या होता है? एक तरह से ये बैलेंस फ्लेम होती है। बैलेंस फ्लेम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की क्वांटिटी क्या है? 50% क्वांटिटी में होती है, या आप बोलो तो 1:1 रेशो। मतलब जितनी मात्रा में आपकी ऑक्सीजन होगी उतनी ही मात्रा में आपकी एसिटिलीन भी होगी। तो इसको एक केमिकल रिएक्शन से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ऑक्सीजन है और उसके साथ में कॉम्बिनेशन है किसका? एसिटिलीन का, और हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के दौरान आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर हीट रिलीज होती है। क्लियर? ठीक है। जैसे कि मैं इसको एक डायग्राम से भी बता सकता हूँ कि ये आपकी वेल्डिंग टॉर्च है। इस वेल्डिंग टॉर्च में एक फ्लेम जनरेट होती है इस तरह। इसमें ये होता है आपका इनर कोन, ये क्या होता है आपका इनर कोन, और ये होता है आपका आउटर इन्वेलप। ये होता है आउटर इन्वेलप, ये होता है इनर कोन। और जनरली स्टूडेंट, जो आपका न्यूट्रल फ्लेम होता है इसमें जो इनर कोन है ये क्या होता है आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है। अब ये ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबशन होता है, मतलब जो किस गैस के कॉम्बिनेशन किसका होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो इनका जो रेशियो होता है 1:1 का मतलब 50% आपका ऑक्सीजन और 50% आपका एसिटिलीन। और इसमें ऑक्सीजन का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है एसिटिलीन के साथ। तो इस दौरान इसकी जो इनर फ्लेम, इनर जो कोन बनता है वो क्या होता है आपका ब्लू होता है, और उसके साथ में जो आउटर कोन होता है ये होता है आपका
ये आउटर इन्वेलप। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होती है। अब इसी कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट होने के साथ इसमें हाइड्रोजन भी मिलता है और हीट भी जनरेट होती है। अब फर्दर क्या होता है कि ये जो इसका जो कॉम्बिशन होता है वो इनसाइड होता है टार्च के अंदर। अब उसके बाद जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, कौन सी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कांटेक्ट में आती है, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस ये एयर कौन सी हो गई आपकी, एटमॉस्फेरिक एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन, और उसका फिर हीटअप होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और क्योंकि CO और एक ऑक्सीजन गया तो CO2 और प्लस ये हो जाएगा आपका H2O और ये होता है आपका हीट। तो इस तरह इसकी एक रिएक्शन होती है, किसके लिए, ये रिएक्शन होती है आपकी न्यूट्रल फ्लेम के लिए। अब ये तो बात होगी न्यूट्रल फ्लेम। अब जनरली न्यूट्रल फ्लेम का यूज हम वेल्डिंग पर्पस से करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का। तो न्यूट्रल फ्लेम की जो वेल्डिंग होती है वो कहाँ पर होती है, मतलब ये जनरली आपका MS माइल्ड स्टील, फिर आपका कास्ट आयरन और कुछ अलॉय मटेरियल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कौन सी फ्लेम हो गई स्टूडेंट, न्यूट्रल फ्लेम। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में तो क्या होता है कि दोनों का जो क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की वो बैलेंस क्वांटिटी होती है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो इनकी क्वांटिटी होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इससे जो फ्लेम जनरेट होती है उस फ्लेम को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है और एसिटिलीन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इससे जो फ्लेम जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको समझ लिया कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन होता है जिससे एक फ्लेम जनरेट होती है और इस फ्लेम का जनरली हम यूज किस में करते हैं, वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं। और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होती है, एक तरह से गैस वेल्डिंग होती है और इसमें कई तरह की रिएक्शंस होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी बैलेंस फ्लेम या जो न्यूट्रल फ्लेम, इससे जो रिएक्शंस निकल रही है ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, तो आपका पहले इसमें स्टेप में क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 प्लस हीट, फिर उसी का कॉम्बिनेशन लेके हमने इसका इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराया तो CO2 प्लस H2O और प्लस हीट। तो ये एक तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके लिए हो गई, आपकी न्यूट्रल फ्लेम के लिए हो गई। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन कौन सी रिएक्शन मतलब हो सकती है वो आपको यहाँ पर पता चल गया। सो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन ब्रीफली द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स। सो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग मेटल क्या होता है। सो इसको एज ए कंपेरिजन के फॉर्म में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस, जैसे कि अगर आपका कोई मेटल है, ये आपका साइज है, ठीक है, ये आपके मेटल का साइज है। अब इसके मेटल के जो साइज और एरिया है उसको आपको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, कोई भी दो रोलर हैं उनके बीच में से उन्हें पास करते हो, तो आप क्या देखते हो कि ये इसका एक्चुअल डायमीटर है D और ये इसका रिड्यूसिंग डायमीटर है स्मॉल d। ये है कैपिटल D और ये स्मॉल d। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अब डायग्राम दोनों के लिए सेम हो सकता है, हॉट वर्किंग के लिए भी सेम हो सकता है, कोल्ड वर्किंग के लिए भी सेम हो सकता है, बट फर्क क्या होता है इसके स्ट्रक्चर का। अब इसमें जो हॉट वर्किंग प्रोसेस में हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका एबॉव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब ये जो प्रोसेस होती है हॉट वर्किंग प्रोसेस, ये एबॉव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होती है। और ये जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, इसमें भी हम यही डायग्राम यहाँ पर रख सकते हैं, पर इसमें ये जो प्रोसेस होती है ये होती है बिलो
रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। एक होती है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एक होती है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूं हॉट वर्किंग प्रोसेस में, तो इट प्रोवाइड रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर। रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर दैट मीन्स, इसको हम समझते हैं कि मान लो इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कि ये मेटल के मॉलिक्यूल्स, जब इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है तब, और जब डिफॉर्मेशन होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम स्टूडेंट कि अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में जब प्रोसेस करते हैं तो ये एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ग्रेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किसमें? हॉट वर्किंग प्रोसेस में। और अगर हम यही प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में करते हैं तो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो उस दौरान इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? इसको अलग पेन से बना देता हूं मैं। इट डिस्टॉर्टेड ग्रेन स्ट्रक्चर। इट डिस्टॉर्टेड ग्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप किन्हीं दो रोलर से इसको पास करते हो तो इसमें क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में नए ग्रेन साइज मिलते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल ग्रेन साइज है वो भी क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे इस प्रोसेस को करना होता है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। कहीं ना कहीं इसको हम क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। हीटअप करने के दौरान इसमें स्ट्रेसेस क्या होती है? रिलीव होती है, और उस दौरान हम जिस शेप में उसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि आपका जो मेटल होता है वो एज इट इज होता है, उसको हम कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हम हीटअप नहीं करते हैं, और सिंपल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम इसमें प्रोसेस करते हैं डिफॉर्मेशन वाला। तो इसमें जो एक्चुअल साइज है वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और उसका कुछ और समझना हो इसमें, तो अब अगर हार्ड वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें चूंकि भाई ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, क्योंकि अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर इस पर काम करना होता है। तो इसमें जो फोर्स होता है वो रिक्वायर होता है लेस। तो लेस फोर्स रिक्वायर किसमें? हॉट वर्किंग प्रोसेस में फोर्स क्या होता है? कम लगाना पड़ता है कंपेरेटिवली कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। और इसमें आपको फोर्स की जरूरत क्या होगी? ज़्यादा होगी। फोर्स रिक्वायर मोर किसमें? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। अब चूंकि इसमें हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें हार्डनिंग का प्रोसेस हो सकता है, हार्डनिंग का केस हो सकता है। सो इस दौरान इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? पुअर सरफेस फिनिश। इसमें जो सरफेस कैसा मिलता है आपको? पुअर सरफेस फिनिश। और इसमें जो सरफेस फिनिश मिलता है वो बेटर मिलता है, बेटर सरफेस फिनिश किसमें? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। अब चूंकि इसको आप हाई टेम्परेचर पर इसको हीटअप करके डिफॉर्मेशन करते हो, तो एक चीज तो क्लियर है कि लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है किसमें? हॉट वर्किंग प्रोसेस में। तो लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो उस दौरान इसमें स्ट्रेस रिलीविंग की जरूरत नहीं होती। तो आप इसमें लिख सकते हो एक पॉइंट और कि स्ट्रेस रिलीविंग इज नॉट रिक्वायर। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस रिलीवर की जरूरत नहीं होती है। और चूंकि ये आपका बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर आप इसको वर्क करते हो तो इसमें आपको स्ट्रेस रिलीविंग रिक्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग मेटल प्रोसेस आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। तो आपको केवल एक ही चीज याद रखना है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डिफॉर्मेशन करते हैं किसमें? मेटल का। और लार्ज डिफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम कोई हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस में करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हम अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका जो वर्किंग प्रोसेस होती है कोल्ड वर्किंग, ये बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग आपको यहाँ पर
कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, पार्ट ए का 10th नंबर का क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का। स्टेट द मेन रीजन व्हाई पिग आयरन कैन नॉट बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पिग आयरन को हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं। अब हम इसको सिस्टमेटिकली समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिग आयरन एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको लोकल में बोलूँ तो पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। तो पिग आयरन वाइल ए क्रूशियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर हम स्टील या आयरन बनाते हैं तो उसके लिए पिग आयरन हमेशा क्या होता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है, मतलब वो कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, हाँ, लेकिन पिग आयरन का यूज़ हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ का डिफरेंट यूज़ करके हम इसमें आयरन से, जैसे आपका कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ये बना सकते हैं और स्टील में भी कई तरह के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन हम इसका पिग आयरन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं, तो वो रीजन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला रीज़न क्या है, हाई कार्बन कंटेंट। अब स्टूडेंट, चूँकि कार्बन का कंटेंट इसमें 3 to 5% होता है, तो ये जो प्रोडक्ट सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है, अगर इसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो आपका मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो इंडस्ट्री में आप हर पार्ट्स को, ब्रिटल पार्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम हमेशा डक्टाइल प्रोडक्ट का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम ब्रिटल टाइप के जो प्रोडक्ट है उसका कम यूज़ करते हैं। तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा होता है आपका इम्प्योरिटीज़। अब चूंकि ये सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इम्प्योरिटीज़ होने के कारण हो सकता है कि इसकी जो वीकनेस, मतलब बोल सकते हैं ना, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी कम हो। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और तीसरा होता है आपका लैक ऑफ अलॉइंग एलिमेंट। अब स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मटेरियल है, जैसे आप आयरन बनाओ या स्टील बनाओ, अगर उसमें टफनेस या हार्डनेस या बोल सकते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, तो उसमें आपके लिए अलॉइंग एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अलॉइंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि खाली एक मेटल से काम नहीं चलेगा, उसमें एक या दो से ज़्यादा मतलब अलग अलग मेटल्स को ऐड करके हम उसका एक मेटल बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम अलॉइंग मेटल। तो अलॉइंग एलिमेंट का उसमें क्या होता है, लेक होता है, किसमें, पिग आयरन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है 4th नंबर, इनकंसिस्टेंट कंपोजिशन। स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंट कंपोजिशन का मतलब तो ये होता है कि जैसा कंपोजिशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि मान लो आप आयरन बना रहे हो या स्टील बना रहे हो, तो आयरन और स्टील में जो कंपोजिशन होता है वह एक बोल सकते हैं ना आइडियल कंपोजिशन होता है, जिसमें मतलब कार्बन का कितना परसेंटेज रखना हो, सिलिकॉन का कितना रखना हो, फास्फोरस का कितना रखना हो। उसी तरह स्टील के जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी हम कंपोजिशन को कंप्लीट रखते हैं। लेकिन अगर बात करें पिग आयरन की, तो पिग आयरन में कहीं ना कहीं कंपोजिशन का क्या होता है, कहीं ना कहीं लैक होता है, तो इसके कारण पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर हम पिग आयरन का कोई भी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री पर्पस के लिए, एप्लीकेशन के लिए कोई भी पिग आयरन का मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो। मेल्टिंग पॉइंट लो का मतलब कि मान लो वो टेम्परेचर जितना भी अगर सहन कर सके तो वो मेल्ट नहीं हो पाए। अगर मान लो पिग आयरन को डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वो हो सकता है कि आपके एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसमें भी वो मेल्ट हो जाए। तो हम ऐसा इक्विपमेंट कभी यूज़ नहीं करेंगे कि जो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाए। तो ऐसे कई रीज़न हैं जिसके कारण हम पिग आयरन को डायरेक्टली इंडस्ट्रियल पर्पस में नहीं लाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पिग आयरन आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, पार्ट ए के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पार्ट ए में जितने भी 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।